तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स विद सम न्यू फैक्ट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हमने क्या बीच में कुछ छोड़ दिया था ना, हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, कुछ नए क्वेश्चंस लेके आ गया हूं मैं, ठीक है। और तुमसे बोला भी था कि कुछ क्वेश्चंस देख लेना एरोमेटिसिटी के ऊपर, मैंने बोला था तुमसे, ठीक है। उम्मीद है देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाके तुम वन शॉट वीडियो देख सकते हो। तुम्हारे कौन से चैप्टर के? हाइड्रोकार्बन चैप्टर के, ठीक है, जो कि बनी हुई है। तुम्हें बस जाके देखना है, कॉन्सेप्ट को अपने एकदम करना है क्रिस्टल क्लियर, और मेरे साथ फिर तुम्हें करना है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के एकदम क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलो देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन से हमें देखना था। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक, ठीक है। क्यों ये एरोमेटिक नहीं है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और अगर तुमने एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस नहीं देखे थे तो तुम पिछले वीडियो में, जस्ट इसके ही पीछे वाला वीडियो में जाके देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। वो कौन सा था तुम्हारा? हाइड्रोकार्बन वाला ही था ना, ठीक है। तो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा, ठीक। चलो अब हम आते हैं वापस इस पे। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखो, सबसे पहला तुम्हें क्या है? बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? बेंजीन के ऊपर हम बनाना जरूरी है। देखो भाई, थोड़े सा आलसी नहीं खाएं तो ही अच्छा है। ये डबल बॉन्ड, अब उसमें पहली ही कंडीशन में था कि हर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? यहाँ पे देखो, देखिए सिंगल डबल सिंगल हमें दिख रहा है, अल्टरनेट क्या है? डबल, यहाँ पे सिंगल फिर डबल, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंगल है फिर यहाँ पे डबल नहीं है, ठीक है। तो हर कार्बन एक sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। प्लेनर नॉन प्लेनर की तो बात अभी छोड़ो, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? इसके ही कारण ये क्या है तुम्हारा? sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है भाई। ये वाला कार्बन sp2 नहीं है, क्या है ये? CH2। जरा मैम का वीडियो याद करो, उन्होंने क्या बोला था? जितने भी एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है, यहां से एक कुछ अटैच होगा, यहां से एक कुछ अटैच होगा, तो कितने हैं इससे? इस वाले कार्बन से 4 अटैच है, -1 कर दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इतना समझ गया हो, ठीक है। चलो, तो ये है तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज, जिसके कारण ये तुम्हारा एरोमेटिक नहीं है। बाकी के रूल्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे अगर अपना फिनिश हो गया। चलो सेकंड देखो, सेकंड क्या है तुम्हारा? ये दिया हुआ है तुम्हें, चलो ये तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर दिया है, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज है? ये भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, लेकिन इसमें डबल सिंगल है। तो एक काम करते हैं, हम इसमें हकल्स रूल्स फॉलो करा के देखते हैं, ठीक है। हकल्स रूल क्या कहता है तुम्हारा? 4n + 2 पाई। पाई का यूज कैसे होता है वो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारे? 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे पुट करते थे? 4n + 2 = 4, ठीक है। तो 4n = कितना आएगा? 4 - 2 मतलब 2, ये हो जाएगा 4n, ठीक है। तो n = 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5। क्या ये इंटीजर है? n शुड बी एन इंटीजर, ये था ना एक तो, ठीक है। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है। अगर ये इंटीजर ही नहीं है तो एक बात बताओ, तुम कभी किसी भी रिंग का हाफ स्ट्रक्चर बना सकते हो? मतलब मैं तुमसे बोलूं कि बेंजीन बना दो, अगर मैं ऐसा लिख के बस छोड़ दूं, क्या ये बेंजीन है? नहीं है ना बेंजीन, ठीक है। तो 0.5 तो पॉसिबल ही नहीं है। और n क्या बताता तुम्हारा? रिंग, नंबर ऑफ रिंग। तो 0.5 रिंग है क्या इसमें? क्या है? नहीं है ना। इसके ही कारण ये क्या है? एरोमेटिक नहीं है। नॉट एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक जैसे लिखना हो, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा एरोमेटिक, ये नहीं है। चलो अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है तुम्हारा? ये दिया हुआ है तुम्हें, ठीक। कार्बन गिन लो कितने हैं जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टा स्ट्रक्चर दिया है तुम्हें, ठीक है। ऑक्टीन, समझ गए? चलो क्या है तुम्हारा? ये ऑक्टीन स्ट्रक्चर है, जो कि साइक्लिक है, एकदम रिंग प्रेजेंट है। अब बताओ इसको कैसे निकालेंगे? क्या इसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, हर एक कार्बन क्या है तुम्हारा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन सिर्फ एक रूल फॉलो करने से नहीं चलता, क्योंकि क्या करना पड़ता है हमें? सारे रूल फॉलो कराने, ठीक है। तो चलो अब हम आ जाते हैं फिर से हकल्स रूल पे। चलो पुट करो, 4n + 2 पाई, यही होता है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब, पाई मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो पाई कितने इधर? 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है,
4 पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हैं इधर 8 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बस पुट कर दो 4n + 2 इज इक्वल टू 8, मतलब 4n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू हो जाएगा 6/4। ये भी आएगा फ्रैक्शन में, ये भी आएगा ना फ्रैक्शन में, इसका 1.5 कुछ ही तो आएगा ये। ठीक, तो क्या बताओ इसके अंदर 1.5 रिंग प्रेजेंट है, मतलब 1.5 प्रेजेंट है, नहीं है ना। ठीक है, तो क्या ये एरोमेटिक होगा? नहीं, ये एरोमेटिक ही नहीं होगा। ठीक, एरोमेटिक नहीं होगा तो आंसर आ गया तुम्हारा, हमने वैल्यू भी पुट कर दी। क्या था? तो ये नॉट एरोमेटिक तो थी। ठीक, एक्सप्लेन करना था बस, हमने कर दिया कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए तुम्हारे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, तो sp2 हो ही जाएगा। ठीक, और क्या है हकल्स रूल्स मेन जो है वो फॉलो होना चाहिए। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया एंड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू। ठीक है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है इन सब में। क्या है तुम्हारा पैरा नाइट्रोबेंजीन, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये सब तुम्हें पैरा नाइट्रो मेटा ऐसे समझ दिए हैं। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए पैरा क्या होता है और मेटा क्या होता है। ठीक है, तो देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप, मान लो ए तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है और वो किसी से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए उसको सीधा डायरेक्ट कर दे किस पे, या तो ये वाली पोजीशन पे या तो ये वाली पोजीशन पे, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप से जस्ट साइड वाली पोजीशन, मतलब उसके फर्स्ट वाली, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड वाली, मतलब पहले बोल रहा हूं उसको। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी कौन सी, ये होती है तुम्हारी ऑर्थो। उसके बाद ऑर्थो के बाद आता है तुम्हारा मेटा, फिर आता है तुम्हारा पैरा। इतना समझ गए? ठीक है, देखो ये क्या है तुम्हारा, एक इंसान खड़ा हुआ है, ये तुम्हारा कुछ एक इंसान खड़ा हुआ है, ये है उसके पैर, सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा पैरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैरा। ठीक है, और तो तुम्हें फिर पता ही चल जाएगा क्योंकि बाकी का बचा तुम्हारा मेटा। ठीक, ये है फंक्शनल ग्रुप, जस्ट साइड वाला ऑर्थो। अब तुम इधर घूमो या इधर घूमो, बात एक ही है, यहां पे भी घूमोगे तो ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो के बाद आता है तुम्हारा मेटा और फिर आता है तुम्हारा पैरा। ठीक, यहां पे भी सेम होगा, मेटा अपने आप ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा तुम्हारा पैरा। इतना समझ गए? ठीक है, तो देखो कोई भी ग्रुप जो जितने भी चीजें आ रही हैं रिएक्ट करने के तरफ, ठीक है, और वो रिएक्ट करने के बाद उनको कहां पे भेज दे, या तो ऑर्थो पे भेज दे या तो पैरा पे भेज दे, तो उसको क्या कहते हैं ऑर्थो मेटा डायरेक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इतना समझ गए? ठीक है, अब देखो मेटा, ये है तुम्हारा मेटा। मेटा क्या हो रहा है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा E+ का मतलब क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं। E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको माइनस की तलाश है, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक, तो ये देखो ये D एक फंक्शनल ग्रुप है, मानो फंक्शनल ग्रुप है, D और A का मतलब अभी कुछ और भी है इधर। ठीक है, वो भी बताऊंगा। ठीक, D एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव में जब ये चीज आ रही है, इसको ये कहां पे आके जोड़ दे, ये अपनी मेटा पोजीशन पे जोड़ दे, तो उसको तुम बोलोगे मेटा डायरेक्टिंग, और उसको तुम बोलोगे मेटा प्रोडक्ट। समझ गए? इतना मेटा तो तुम पोजीशन समझ गए होगे, 1 2 3, तो ये जो 2 है तुम्हारी, वो क्या है तुम्हारी मेटा। ऐसे नंबरिंग नहीं होती है। ठीक है, जहां से जोड़ा रहता है वहां से होती है, बस नंबरिंग बता रहा हूं अभी ऐसे नॉर्मली। इतना समझ गए? ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी मेटा। तुम्हारे दिमाग में अब ये आएगा कि ए और डी क्या है। ठीक है, ए होता है एक्टिवेटिंग और डी होता है डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, अगर ए जो है, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका तुम आगे पढ़ोगे इसलिए अभी नहीं बता रहा था। एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्थो और पैरा पे करता है, और डीएक्टिवेटिंग है तो वो जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पे आके जोड़ देता है, उसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या करता है, एक रिंग को क्या करता है डीएक्टिवेट करता है, एक उसको एक्टिवेट करता है, तो उसके ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। पहला क्या तुम्हारा पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। एक चीज और देख लो भाई। ठीक, अगर तुम्हारा कौन सा ग्रुप है नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो क्या होता है तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, मतलब ये अगर सबसे पहले तुम्हारा ये वाला ग्रुप जुड़ा है और उसके बाद तुम रिएक्शन करा रहे हो, तो ये कहां पे जोड़ेगा तुम्हारा मेटा पोजीशन पे ही जोड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं NO2, ये तुम्हारा NO2 है। ठीक है, और ये दूसरा आ रहा है मान लो तुम्हारा क्लोरीन है मान लो। ठीक है, तो एक तो रिएक्शन यही तुम समझ गए होगे। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग। जितने भी अल्काइल हेलोजन ये वाले ग्रुप हैं, ये होते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। इस क्वेश्चन में तुम्हें यही लगना है, तो सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखो।
ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, मतलब जब इनके रिस्पेक्टिव में तुम रिएक्शन कराओगे तो वो ऑर्थो या पैरा पे जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब वापस आ जाओ अच्छे से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजीन से तुम्हें बनाना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो ध्यान दो जरा, ठीक है, पैरा नाइट्रो, ठीक है, देखो ये है बेंजीन, ठीक है, और ये है एक बेंजीन, ये है तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, अब तुम्हें बनाना क्या है, पैरा नाइट्रो, मतलब पैरा मतलब इधर होगा नाइट्रो, ठीक है, किसके रिस्पेक्टिव में, ब्रोमो के रिस्पेक्टिव में, ब्रोमो मतलब Br, ठीक है, इतना समझ के तुम्हें चाहिए ये है। ठीक है, अब ध्यान दो, पूरा क्वेश्चन तुमसे बन गया अब तो, क्योंकि तो तुम समझ चुके हो क्या है ये पैरा। अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करा दूंगा, मतलब अगर मैं यहां पे NO2 जोड़ दूंगा और उसके बाद ब्रोमीन को जोड़ूंगा, तो जो वो कौन से ग्रुप पे जोड़ेगा, देखो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, अगर तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन है, मैं बना दूं पहले, ठीक है, और अब मैं Br के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो ये कहां पे आके जोड़ेगा, ये जोड़ेगा इसको मेटा पे, क्योंकि नाइट्रो क्या है तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, देखो मैंने अभी क्या बोला था, Br और तुम्हारे अल्काइल ग्रुप, तो मतलब CH3, ठीक है, वो क्या होते हैं, Br मतलब हेलोजन, मतलब X में आ रहा है, ठीक है, वो क्या होते हैं तुम्हारे ऑर्थोपैरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कराएंगे Br2, मतलब क्या हो रहा है ये, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr। ठीक है, FeBr2 की प्रेजेंस में हम कराएंगे क्या, ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे आके बेंजीन पे आके एक ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, यहां पे ब्रोमीन आके जुड़ गया, समझ गए। अब ब्रोमीन क्या है तुम्हारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए तुम्हें क्या चाहिए रहता है, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। उसके बाद तुम्हें क्या मिलता है, एक मिलता है तुम्हें ऑर्थो, एक मिलता है तुम्हें पैरा, एक क्या मिलता है तुम्हें ऑर्थो, एक मिलता है तुम्हें पैरा, तो ये Br, ठीक है, ये होगा तुम्हारा Br, समझ गए ये, ठीक, ये होगा तुम्हारा Br, और ये कहां पे जुड़ेगा तुम्हारा ऑर्थो पे, NO2 पे। तो मैं क्या चाहिए, ये होगा तुम्हारा ऑर्थो, ये होगा तुम्हारा पैरा, चाहिए क्या है पैरा। तो हम इतनी दिनों से, तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है, तो हम कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन। इसका जब तुम कर दोगे क्या, डिस्टिलेशन, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पैरा अलग मिल जाएगा, ऑर्थो अलग मिल जाएगा। तो पैरा को कलेक्ट कर लो और आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो तुम्हें स्टेप याद रखनी है, तुम कराओगे पहले क्या, ब्रोमिनेशन, जिसके कारण तुम्हारा मेटा और ऑर्थो प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो तुम्हारा 2 प्रोडक्ट बन गए नाइट्रेशन के बाद, 2 बस प्रोसेस हुई है। देखो इधर ध्यान दो, मेन जो न्यूक्लियस हमारा ब्रोमोबेंजीन, पहला ब्रोमिनेशन कराया, उसके बाद दूसरा तुम क्या कराओगे, और कुछ तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर कराओगे तुम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बनेंगे तुम्हें एक ऑर्थो, एक बनेगा पैरा। पैरा चाहिए है तो इसका डिस्टिलेशन करा दो, डिस्टिलेशन करा दो, इन दोनों का डिस्टिलेशन हो जाएगा तो मिल जाएगा तुम्हें पैरा एज अ प्रोडक्ट, PP। समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब आ जाओ मेटा नाइट्रोबेंजीन पे। देखो क्या तुम्हारा मेटा क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन क्या है, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन ही तो है क्लोरीन, ठीक है। और अगर मैं, अब ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, अब मैं पहले क्लोरीन को अगर जोड़ दूं और नाइट्रेशन करूं, मान लो क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है, ये बन गया मेरा क्लोरोबेंजीन, ये बन गया मेरा क्लोरोबेंजीन। और अब मैं नाइट्रेशन करूं तो ये कहां पे जोड़ेगा उसको, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन हमें क्या चाहिए है, मेटा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समझ तो गए हो तुम, ठीक है। तो देखो ये है तुम्हारा बेंजीन जो कि उन्होंने गिवन दिया हुआ है, ये है तुम्हारा बेंजीन। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जल्दी से बोल दो भाई, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसे कर देंगे हीट, तो क्या होगा नाइट्रेशन। यहां पे मिलेगा तुम्हें क्या, नाइट्रेटेड प्रोडक्ट, मतलब क्या मिला तुम्हें, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो समझ गए। अब क्या करोगे तुम,
उसमें किससे रिएक्ट करा था ब्रोमिनेशन में, FeBr से। यहां पे हमें चाहिए क्या क्लोरीन, तो FeCl2 से कर दो क्लोरीन की रिएक्शन। तो क्या होगा तुम्हें, अब ये कहां जोड़ देगा, मेटा पे। कहां जोड़ेगा ये, मेटा पे। तो NO2 मेटा पे जोड़ दो क्लोरीन, आंसर। ये क्या है तुम्हारा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, देखो एक तरीका और, तुम्हें क्या चाहिए, मेटा नाइट्रो। क्लोरोबेंजीन पे अभी ध्यान नहीं देना, मेटा पे है अगर तो मेटा से याद रखो, मैं मतलब पहले मे को कराओ। ठीक है, तो बस पहले नाइट्रो को करा दो, बाकी फिर तो हो जाएगा। ये तो समझ गए। ठीक है, चलो आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है तुम्हारा, पैरानाइट्रोटोलुइन। पैरानाइट्रोटोलुइन। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। अब मैंने तुमसे एक बात बताई थी कि जो R है और जो X है वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रखना इसको। ठीक है, अब टोलुइन क्यों कर रहा हूं मैं इसको डिस्कस, क्योंकि टोलुइन में, टोलुइन होता क्या है तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर एक जोड़ा होता है CH3, इसको ही बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं टोलुइन। तो तुम्हें सबसे पहले चाहिए CH3 ऊपर। क्यों चाहिए ऊपर, क्योंकि ये पैरा है और नाइट्रो ले आए तो वो मेटा पे लगा देगा, मेटा नाइट्रोटोलुइन बन जाएगा वो। तो सबसे पहले चाहिए मुझे CH3। कैसे लेके आओगे CH3, ठीक, ये है तुम्हारा बेंजीन। अब भैया कैसे लेके आ जाएं, ठीक है, कुछ नहीं, तुम्हें एक रिएक्शन तुम पढ़ते तो आए हो। ठीक है, क्या बन जाएगा तुम्हारा, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा, इसके पास होता है एक H, ये Cl इसको कर देगा रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस कर देगा, नहीं रिप्लेस करेगा, ये दोनों निकल के बाहर। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा तुम्हारा CH3। अब मैं इधर से निकालूं इधर से निकालूं तो बात तो सिमेट्रिक होता है ना वो। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा CH3। अब क्या चाहिए तुम्हें, नाइट्रेटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब क्या करा दो, अब करा दो तुम इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है ना, की प्रेजेंस में हमने करा दिया। ठीक है, बस अब क्या बनेगा, तुम्हें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो पे क्या मिलेगा NO2 प्लस, ठीक, और क्या मिलेगा तुम्हारा बेंजीन के ऊपर जो CH3 है, यहां पे CH3 लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, कहीं पे भी लिख सकता हूं ना मैं, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये है ऑर्थो मेटा पैरा, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा NO2। चाहिए क्या है तुम्हें, चाहिए है तुम्हें पैरा नाइट्रो, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, ये वाला। सेम प्रोसेस को जरा क्या कर दो, तुम रिपीट कर दो। ये क्या होगा, इसको कर दो डिस्टिलेशन, इसकी कर दिया हमने डिस्टिलेशन, बस। तो फिर क्या मिलेगा तुम्हें, पैरा अलग मिल जाएगा, ऑर्थो अलग मिल जाएगा, कलेक्ट कर लोगे तो ये आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम फोर्थ क्या कह रहा है वो, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन ये इजी है, देखो फिनोन, फिनोन याद रखो, फिनोन मतलब फिनाइल, ये हो गया, इसके ऊपर है कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एसीटो मतलब सिंगल कार्बन मतलब CH3। तो तुम्हें ये बनाना है कहां से, बेंजीन से। अब हम उल्टा चलते हैं, यहां से बनाते, देखो ये है बेंजीन। ठीक है, इसकी भी रिएक्शन तुमने पढ़ी है, जब बेंजीन की रिएक्शन तुम एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हो, एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ भाई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये क्या होता है तुम्हारा CO, ठीक है, Cl और ये CH3, एसिटाइल क्लोराइड, इतने पूरे को एसिटाइल बोलो और ये तुम्हारा क्लोराइड तो प्रेजेंट है ही है। ठीक है, तो क्या होगा, वही तुम्हारी प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। क्या होगा तुम्हारा, यहां से एक हाइड्रोजन हो जाएगा रिप्लेस, किसके साथ, इसके साथ, रिप्लेस मतलब बना के वो बाहर हो जाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या है तुम्हारा AlCl3, वो भी एनहाइड्रस। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये एसीटोफिनोन, ये है पूरा फिनोन मान लो इसको, और ये एसीटो। ठीक, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ये होगा तुम्हारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो अब क्या है, इन द एल्केन, ये पूरा अल्केन दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम
बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ देम दीज, ठीक है। हर एक से कार्बन से हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा क्योंकि उसको वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, और हमें बस ये भी बताना है कि कौन सा 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और टर्शियरी मतलब 3 डिग्री है, प्रेजेंट है वो कार्बन, ठीक है। देखो चलो इसको जरा हम ओपन लिखते हैं कि तो और अच्छे से समझ में आएगा। CH3 CH2, एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं, यहाँ पे CH3 ये CH3, तो जाहिर सी बात है इसकी वैलेंसी प्रेजेंट नहीं होगी, कुछ मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे जाएगा CH2, CH इससे जुड़ा है CH3 और ये CH3, ये देखो, ठीक है। इसको हम ओपन ऐसे लिख सकते हैं। अब तो तुम बता सकते हो कौन सा प्राइमरी है। अगर प्राइमरी का मतलब जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो वाला कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी दूसरे मतलब कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको हम वैसे डिफाइन करेंगे। मान लो कि ये पूरा का पूरा कार्बन सिर्फ एक ही से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी, ठीक है। अगर ये वाला कार्बन जिसकी बात कर रहे हैं ये जुड़ा है 2 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी, और अगर यही वाला कार्बन तीसरे से जुड़ा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा टर्शियरी, और अगर चौथे से जुड़ा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री, समझ गए। और अगर 5वें से जुड़ा है, 5वें से अगर ये जुड़ा है तो तुम क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो, क्योंकि कार्बन की क्या 4 ही वैलेंसी तो होती है ना, ठीक है। चलो ये तुम्हारा नहीं बनता, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापस, ये वाले कार्बन की बात करो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक ही कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 3 हाइड्रोजन है भाई, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बन की बात करो, ये कितने से जुड़ा है, ठीक, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो ये कितना है 2 डिग्री। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, अब 2H लिखूंगा बस मैं, है ना। इसकी बात करो, ये वाला कार्बन, ये कितने से जुड़ा है, अब देखो एक ये इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो ये होगा तुम्हारे 5 डिग्री, तो लिख दो 4 डिग्री। बोला था ना 5 डिग्री नहीं होता। कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 0 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी तो है ना भैया फुलफिल, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला कार्बन देखो जरा, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, एक तो यही फिर से, ठीक है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, तो ये कितना है 3 डिग्री। कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ठीक, एक हमने छोड़ दिया है, कौन सा ये वाला। इसकी बात करो भाई जो सब जगह मेहमान है, ठीक, ये कितने से जुड़ा है, 1 2, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री विथ 2 हाइड्रोजन, ठीक, 2 डिग्री विथ 2 हाइड्रोजन। ये हो गया, कितने हो गए माँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा तुम्हारा कौन सा, ये वाला। इसकी बात करो, ये तो सिर्फ एक ही से जुड़ा है, तो 1 डिग्री विथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला क्या है, ये भी है तुम्हारा 1 डिग्री विथ 3 हाइड्रोजन, ये देखो एक ही से जुड़ा है, तो सेम क्योंकि एक ही तो है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री विथ 3 हाइड्रोजन, और ये वाला भी 1 डिग्री विथ 3 हाइड्रोजन। आंसर ये बन गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये हो गया पूरा हमने बता दी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कौन सा डिग्री कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा निपट गया, अब काफी ज्यादा इजी था, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या तुम्हारा, व्हाट इफेक्ट्स डज ब्रांचिंग ऑफ अल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ब्रांचिंग में क्या चेंज आता है, सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन्स, ठीक है। अगर अल्केन्स जो है, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा लीनियर शेप का है। लीनियर शेप मतलब कि ध्यान दो नॉर्मल चेन है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई। चलो देखते हैं क्यों, ठीक है। देखो अगर मैं सिर्फ बात करता हूं किसकी, CH3, ये क्या है इथेन। अगर मैं बात और अगर मैं कंपाउंड बढ़ाऊंगा CH3 CH2 CH3, ठीक है, उसके बाद CH3 CH2 CH2 CH3, अगर मैं ऐसे बढ़ाते जाता हूं तो यूनिट कौन सी रिपीट हो रही है याद बताओ, CH2। मतलब हर एक आगे बढ़ते जाएंगे अगर चेन में, हर एक चेन में कितना मास ज्यादा होगा, 14 AMU,
इतना मास ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कैसे? कार्बन CH, कौन सी यूनिट बढ़ रही है तुम्हारी? CH2। कार्बन का कितना होता है? 12 और प्लस 2 तो ये 14 AMU का चेंज आते जाएगा जैसे जैसे तुम और चेन आगे बढ़ाते जाओगे। समझ गए? ये जैसे यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा नॉर्मल प्रेजेंट है, ठीक। अब बाकी आगे करो, प्रोपेन CH2 एक चेंज हुआ, यहाँ पे आ गया ब्यूटेन, 2 CH2 लग गए, कितना चेंज हो रहा है? 14। मतलब तुम्हारा मॉलिक्यूलर साइज जो है, मॉलिक्यूलर साइज जो है वो क्या हो रहा है तुम्हारा? वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब जरा रिलेट करते चलो, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वंडरवॉल्स फोर्स क्या है तुम्हारा? वो भी बढ़ता है। समझ गए इतना? मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा, जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड ही किस पे करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड डिपेंड्स ऑन क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वंडरवॉल फोर्स। और हमने देखा जैसे जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा उनके बीच में। समझ गए? और अगर फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, अगर फोर्स बढ़ रहा है, और एक चीज और देख लो, जितनी ज्यादा तुम्हारा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवॉल फोर्स, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए इतना? ये दिमाग में घुस गया कि नहीं घुसा? देखो, मॉलिक्यूलर साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा। इतना समझ गए? ठीक। और वंडरवॉल और बॉइलिंग पॉइंट जो है तुम्हारा, ठीक है, वो डिपेंड ही किस पे करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वंडरवॉल फोर्स पे। ठीक है, इतना समझ गए? और देखो जैसे जैसे चेन बढ़ेगी, देखो मैं ऐसे लिख दूं सी 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 सी, ठीक है, तो यहां पे देखो ये सरफेस एरिया ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और इसको ही मैं अगर ऐसे लिख दूं तो सरफेस एरिया कम लग रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इतना समझ गए? ये हो गई नॉर्मल की बात। अब बात करते हैं कि इसकी ब्रांचिंग की पूछ रहा है। देखो अब जरा कंपेयर करते चलो ब्रांचिंग में। अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 1 2 3 4 5, क्या ये? पेंटेन। अब देखो 1 2 यहां पे एक लगा दूं, ठीक, 3 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे बना सकता हूं। और एक और क्या बना सकता हूं मैं? 1 2 3 4 और ये 5। देखना सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इसका, ठीक है, सरफेस एरिया है इसका ज्यादा, फिर है इसका, फिर है इसका। तो जितना कम सरफेस एरिया अगर तुम्हारा क्या है? कम है, तो उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। और सरफेस एरिया कम कैसे हो जाता है? अगर हमें पता है हाइड्रोकार्बन मतलब ये क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कभी कभी ब्रांच चेन भी बनानी पड़ती है, साइड चेन भी होती है, ठीक है। तो जो साइड चेन है, साइड चेन के कारण क्या होता है? इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो वंडरवॉल फोर्स है वो रहता है थोड़ा वीक। और इतनी ज्यादा ब्रांचिंग के कारण क्या होता है? तुम्हारा जो कंपाउंड है वो एक स्पेरिकल शेप ले लेता है, स्पेरिकल शेप लेना चाहता है, और स्पेरिकल शेप लेगा तो उसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया कम हो गया तो सीधा अफेक्ट करेगा बॉइलिंग पॉइंट को। रिलेट कर पाए? ठीक है, वंडरवॉल फोर्स और अट्रैक्शन कम, ठीक है, अट्रैक्शन कम तो क्या होगा? तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? वो स्पेयर शेप में आना चाहेगा, वो मोड़ता रहेगा अपने आप को जैसे भी, ठीक है, वो मोड़ता रहेगा तो स्पेरिकल शेप ले लेगा, स्पेरिकल शेप, सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। आंसर, ठीक है। इसके ही कारण क्या होता है? तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। इतना समझ गया हो ना? ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेके चलोगे, उन्हें भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। देखो ये है तुम्हारा नॉर्मल पेंटेन, मतलब एन पेंटेन लिख दूं मैं इसको, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट होता है 309 केल्विन,
ठीक है। अब इसकी बात करो, ये क्या है तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, यही है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 301 केल्विन ऑलमोस्ट, ठीक है। अब बात करो, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, इसको क्या बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या कार्बन के नंबर में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। इसका जो रहता है 282.5 कुछ केल्विन, ऐसे अप्रोक्स कुछ केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखने मिल रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा था, बॉइलिंग पॉइंट देखो 309 309 309, ठीक है। यहां पे देखो अब इसका सरफेस एरिया कम हुआ, एक चीज बस बढ़ी, कितना हो गया 301, और चेंज हुआ तो कितना होगा 382, ऑलमोस्ट स्पेयर बन गया। अगर मैं बनाना चाहूं तो इसको मैं एक स्पेयर में बना सकता हूं, ऑलमोस्ट स्पेयर बन गया है। देखो कितना सरफेस एरिया है, बहुत कम। यहां पे देखो ये तो पूरा बैठ जाएगा और ये थोड़ा तो बैठेगा, ठीक है। तो इसके ही कारण हो जाता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या तुम्हारा एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड्स टू ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। While in the presence of benzoyl peroxide, the same reaction yields 1 bromopropane. Explain and give mechanism, ठीक है। क्यों होता है ऐसा कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr की, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन अगर इन दी प्रेजेंस हम बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ये मिलता है। ऐसा क्यों होता है हमें ये बताना, ठीक है। तो देखो अगर मैं सीधे सीधे कराऊं, किसकी रिएक्शन कराना है मुझे, प्रोपेन के साथ, CH3C प्रोपीन है, याद रखना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पे एक H नहीं आएगा, ठीक है। देखो समझ गए। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, किसके साथ कराना है, HBr के साथ। नॉर्मली रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, Br बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये इसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या बनेगा, तुम्हें मिलेगा H प्लस Br माइनस, यही मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है अल्कीन जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक। तो ये वाला बॉन्ड जो है इसके साइड जाएगा, ठीक है। जब इसके साइड जाएगा, ठीक, देखो अब क्या होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, H प्लस के साथ, ठीक है। बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसने खींच लिया इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 CH पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन, ठीक, और CH3, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा, मतलब ये क्या हुआ तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ब्रोमीन कहां गया, अब आएगा तुम्हारा ब्रोमीन, ठीक है। अब उसको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव पार्ट, तो Br क्या है, नेगेटिव, मतलब ये क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा, तो सिंपल सी बात है, आप कहां पे आके जुड़ेगा, ब्रोमीन अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर, और कार्बोकैटायन पे करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH Br और ये CH3, ठीक है। देखो रीजन क्या हुआ कि अगर तुम्हारा हेटेरोलाइटिक फिजन हो रहा है, ठीक है, हेटेरोलाइटिक फिजन मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बॉन्ड बनाते हैं ना एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके, ठीक है। अगर अब अनइवन होगा, एक साइड स्ट्रांग होगा एक साइड वीक होगा, तो स्ट्रांग वाले को वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब वो उसको किसकी जरूरत है, पॉजिटिव की, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक, वो हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वो हो गया न्यूक्लियोफाइल। और बचा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, अब वो क्या करेगा, अल्कीन जो है, ईन जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने साइड शिफ्टिंग करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, फिर क्या होगा, रिएक्शन होगी और फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी। इतना समझ गए, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। देखो ये सबसे पहले कार्बोकैटायन में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो होती है थोड़ी सी स्लो, और जब कार्बोकैटायन जब रिएक्ट करता है तो ये होती है फास्ट, समझ गए, ठीक है। चलो ये वाला हो गया हमारा रीजन। एक चीज ध्यान में रखना, हेटेरोलाइटिक, ठीक है, तो समझ में जाएगा। अब देखो अब क्या है तुम्हारा, अगर सेम जो है CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट करता है किसके साथ? बेंजोइल के साथ। अब देखो बेंजोइल की कंडीशन समझना पड़ेगा सबसे पहले तो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, इसके ऊपर होगा C डबल बॉन्ड O और ये होता है पेरोक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जब लिंकेज होता है और दो अलग अलग कंपाउंड को जोड़ता है तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। बेंजोइल कैसे याद रखोगे? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, दो बेंजोइक एसिड को जोड़ दो, उसका H इसका H निकाल दो बाहर और क्या जोड़ दो तुम, दोनों को दूसरे को जोड़ दो तो बेंजोइल याद आ जाएगा और इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। तो तुम आप समझ जाओगे। अब देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब देखो दोनों के साइड इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, इससे तुम ज्यादा नहीं खींच सकते, इससे भी नहीं खींच सकते, तो क्या होगा, यहां पर होता है होमोलाइसिस, ठीक है, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन से क्या बनता है तुम्हारा? रेडिकल, ठीक है। तो देखो ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है कंपाउंड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दो बनते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O और ये O के रेडिकल, ठीक है, एक इसका तो मैंने दो लिख दिया, समझ गए इतना। जब इसको तुम हीट करते हो, जब इसको तुम हीट करते हो तो तुम्हें क्या बनता है? CO2, तुम्हें दिख रहा है इधर से? नहीं दिख रहा है, CO2 हो जाता है बाहर -CO2, सिंपल सी बात है, दो का है तो 2 CO2 बाहर हो जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा? 2C6H5 फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कहीं नहीं जाना, समझ गए इतना। और अब हम क्या डाल रहे हैं? इन दी प्रेजेंस है ना, रिएक्शन तो किसकी हो रही है? HBr की, ठीक है। तो ये करता है जब HBr के साथ, ठीक है, HBr के साथ, तो जो रेडिकल है हमें पता है हाईली क्या होती है? रिएक्टिव होती है। तो ये क्या करता है कि भाई तू Br इसको छोड़ मेरे को दे दे, ठीक है, ये दे देता है इसको। और जब सोचो, जब तुमसे छीन लिया जाए, ठीक है, छीन लिया जाए, ये कह रहा है कि भाई तू अपना रख, तू मेरे को दे दे अपना साथी, तो क्या हो जाएगा? यहां पे बन जाएगा 2C6H6, मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन। अब जब एक रेडिकल दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है तो उसका क्या कर देती है? वो उसको भी बना देती है वो रेडिकल। तो यहां पे क्या बन जाएगा? ब्रोमीन रेडिकल। देखो ब्रोमीन अच्छा खासा बंदा था, सबका भाई था, ब्रदर था, ठीक है, लेकिन उसको मिल गए कुछ शैतान लोग, उसके साथ बुरा हो गया तो उसके दिमाग में भी क्या आ गया कि मैं भी बदला लूंगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आ गया रेडिकल, तो वो भी हो गया हाईली रिएक्टिव, समझ गए इतना। अब ये जो ब्रोमीन है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? इस ईन के साथ, Br रेडिकल के साथ, इतना समझ गए ना, ठीक है, Br रेडिकल के साथ। अब क्या होगा भाई? ये जो है फिर से वही चीज, ये जो है क्या कहेगा? ये है थोड़ा सा रिएक्टिव, ये क्या है? थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। रेडिकल कहता है मुझे नेगेटिव एगेटिव से नहीं मतलब, तू तो एक काम कर, अपना बॉन्ड तोड़ और क्या बना? CH3CH, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, तो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ये भी बनाएगा एक रेडिकल, ठीक है। और CH2 अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, ये कहेगा कि तू आ जा, और ये Br के साथ बना लेता है बॉन्ड। समझ गए इतना? इतना समझ में आ गया। अब फिर से एक HBr तो होगा नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे HBr हैं, तो फिर से HBr। अब एक तो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे नाले को खराब कर देती है, ठीक है, यही पूरे समंदर को खराब कर देती है, ठीक है। देखो ठीक, अब ये रिएक्ट कर रहा है, अब इसको तो खाली जगह दिख रही है, तो ये कहेगा तोड़ दो तुम साथ उसका और मेरे साथ आ जाओ, तो ये इसके साथ चल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा रेडिकल, तो क्या बनेगा तुम्हारा? CH3 CH2 CH2 Br, और एक ये देखो जब ये टूटा ये भी तो रेडिकल है, तो ये Br रेडिकल। अब रेडिकल ही रेडिकल चलेंगे, समझ गए? एक बार जो चीज हो गई वो होती जाएगी। कोरोना अपना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, समझ गए इतना? देखो हुआ क्या क्या, सबसे पहले तो होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन से बना तुम्हारा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं हीट, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है और बेंजाइल रेडिकल बन जाता है, बेंजीन रेडिकल बन जाता है, ये देखो बन गया हमारा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब HBr, कहां से आया HBr?
क्योंकि रिएक्शन मेन उसी की कराना था हमें, बस प्रेजेंस इसकी थी, ठीक है। इसकी प्रेजेंस ने ये हल कर दिया और फिर इसका ये हल कर दिया, उसको भी खराब कर दिया, रेडियोएक्टिव को, रेडियोएक्टिव कह रहा हूँ, रेडिकल बना दिया। और फिर ये हो गया तुम्हारा, फिर ये जो रेडिकल है इस कंपाउंड से आके रिएक्ट करता है, ठीक। ये कहता है कि तू अपना बॉन्ड मुझे दे, और यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। अब ऐसा एक कंपाउंड तो रिएक्ट नहीं कर रहा ना HBr से, बहुत सारे कंपाउंड हैं जो नॉर्मल HBr भी थे, ठीक है, वो भी इस कंपाउंड से मिल गए जिसने इसको खराब किया था। इसके पास रेडिकल है तो इसका बॉन्ड तोड़ा और हाइड्रोजन को जोड़ दिया और ये भी रेडिकल बना लिया, ठीक है। आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी। तो इससे तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो क्या मिला, ये तुम्हें 1 ब्रोमो प्रोपेन और उससे मिला था 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि वहां बना कार्बोकैटायन, यहाँ बना रेडिकल, वहां हुई होमोलैटिक फिजन, या वहां हुई हेटेरोलाइटिक फिजन, यहाँ पे क्या हुई तुम्हारी होमोलैटिक फिजन। समझ गए इतना, दिमाग में आ गया ना? बस चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, राइट डाउन द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलीन, ठीक है। हाउ डज द रिजल्ट सपोज केकुलस स्ट्रक्चर ऑफ क्या है तुम्हारा, बेंजीन, ठीक है। फॉर बेंजीन जैसे था वैसे इसमें बताना है हमें कि ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या क्या चेंज आएगा। देखो सबसे पहले तो कि ये है बेंजीन, ये है तुम्हारा बेंजीन, उसके ऊपर लगा हुआ है तुम्हारा 1,2-डाइमिथाइल, 1 पे और 2 पे मिथाइल। बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होंगे। अगर हम क्या बोलते हैं, केकुलस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो क्या करना है, बस हमें इसके बॉन्ड को अलग अलग बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, बेंजीन तो सेम ही रहेगा भाई और स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगा, ये CH3, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी CH3 ही तो था। अब क्या हो रहा है तुम्हारा, कौन सा स्ट्रक्चर है, केकुलस स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसको बस चेंज कर दो, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा बॉन्ड हो गया, समझ गया। केकुलस स्ट्रक्चर यही कहते हैं ना, रेजोनेंस बताए थे उसने बहुत सारे, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा केकुलस स्ट्रक्चर ऑफ जाइलीन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन, समझ गए, ठीक। तो ये होगा। अब हमें करानी है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है तुम्हारा, ओजोन जो है, पहले स्टेप में ओजोन जो है वो क्या होता है, ऐड होता है, मतलब O3 की रिएक्शन कराते हैं। प्रेजेंस तुम्हें पता है या नहीं पता, ठीक है। ईथर या फिर CCl4 इसकी प्रेजेंस में कराते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, या तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ H2O, या फिर इसका रिडक्शन कराते हैं। हम ज्यादातर क्या लेते हैं, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। तो प्रेजेंस इधर लिख दिया है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। समझ गए इतना। अब देखो हमने पढ़ा है ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे तुम्हारे बॉन्ड टूटने हैं। यहां पे आ जाओ, अब यहां पे क्या टूटेगा, यहां पे ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ठीक है। अब बनाने हैं तुम्हें प्रोडक्ट। तो देखो अब ध्यान से देखना, बॉन्ड कौन कौन सा टूट रहा है, एक ये कार्बन वाला, और जब डबल बॉन्ड टूटता है तो दोनों साइड पे, जहां से जिस कार्बन, जैसे कि देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड टूट रहा है, ओजोन जुड़ रहा है, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा और इसके पास भी O आएगा। क्या आएगा, O आएगा। समझ गए, ऐसे जोड़ते थे हम, हार्ट शेप में जोड़ते थे, याद आ रहा है ना, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक। देखो ये हो गया तुम्हारा ऐसा। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या आएगा, ऑक्सीजन। देखो ये वाला बॉन्ड टूटा, देखो इसको छुपा लो जरा, दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये टूटा, तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो ये जब बॉन्ड टूटा, यहां पे देखो ये बॉन्ड टूटा, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये बन गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आओ, ठीक है। ये वाला कार्बन से तो तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया, ठीक, ये वाले कार्बन से, तो ये कार्बन से आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन, ठीक है। उस कार्बन से क्या जुड़ा तुम्हारा, CH3, तो ये CH3 हमने ऐड कर दिया। उसके बाद देखो ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि ये है क्या, ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है। जब वो बॉन्ड टूटेगा तो क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो अब देखो बना क्या, जरा सेटिस्फाई करो इन सबकी वैलेंसी, CH3C, ठीक है।
डबल बॉन्ड O, है ना, और इससे क्या जोड़ा है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और ये H। समझ गए इतना? ठीक है, इतना तो समझ गया ना? ठीक, इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं ग्लाइऑक्सॉल, ग्लाइऑक्सल। और इस पे क्या जोड़ा है? मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल ग्लाइऑक्सल। समझ गए? अब देखो बाकी का स्ट्रक्चर की बात करो। ये तो टूट गया तुम्हारा, ठीक, ये टूट गया तुम्हारा। अब देखो अब कौन सा टूट रहा है तुम्हारा? CH3, इस वाले कार्बन से भी तो एक, देखो ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन भी तो टूटा है। ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा था, ये देखो ये CH3 है इसके पास, और ये भी टूटा है, तो ये जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड तोड़ा है उसका। फिर एक कार्बन से जोड़ा है वो C, और उस कार्बन से जोड़ा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा, तो ये भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और एक H। तो क्या बना तुम्हारे पास? दो मॉलिक्यूल बने किसके? मिथाइल ग्लाइऑक्सॉल के। दो मॉलिक्यूल बने मिथाइल ग्लाइऑक्सॉल के। इतना समझ गए ना? ठीक है, अब जरा इधर की बात करो। बचा क्या? अब इतना तोड़ दिया हमने, देखो कितना पार्ट तोड़ दिया, एक इतना तोड़ दिया, ठीक है, और हमने इतना पार्ट तोड़ दिया। इस पार्ट को जरा भूल जाओ, इस पार्ट को भूल जाओ। अब इसकी बात करो, यहां पे क्या है? ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं। जरा ध्यान दो, ये वाला इसके साथ बना रहा है, ये देखो, और ये वाला इसके साथ बना रहा है। तो क्या होगा जब उनके बॉन्ड टूटेंगे डबल बॉन्ड? तो बस ऑक्सीजन जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सॉल। ये होता है तुम्हारा ग्लाइऑक्सल। ठीक है, तो देखो बना क्या तुम्हारा, जब हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा और ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, ठीक समझ गए? ये जब ऐसे बॉन्ड टूटे, सबसे पहले हम कौन सा लिख रहे हैं? ये वाला। तो क्या बना तुम्हारा? C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब ये वाला, ठीक है, या जब ये टूटा था, है ना। अब क्या होगा जब ये वाला टूटेगा? तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये क्या है तुम्हारा? ये कितनी बार बना था? दो बार, तो ये बना दो बार मिथाइल ग्लाइऑक्सॉल, ग्लाइऑक्सल। समझ गए इतना? और एक और क्या बना था जब ये वाला टूटा था? तो ये बना तुम्हारा प्लस CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। इसको ही बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। बस सेम ही तो है, बाकी बस इस पे जो क्या है तुम्हारा CH से जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो समझ गए? अब इसको देखो, अब इसको देखो क्या चेंज है बस इसमें। जो बॉन्ड टूट रहा है, किस किस के बीच में टूट रहा है? एक इसके बीच में और एक इसके बीच में, है ना। तो बस अब देखो, ये वाला कार्बन जो टूट रहा है, ये डबल बॉन्ड O, उससे ही जुड़ा है CH3। अब उसके बाद बात करो दूसरा कार्बन जिससे जुड़ा है एक CH3, ये देखो अब इसकी बात चल रही है, इससे जुड़ा है CH3 और इसका डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो C डबल बॉन्ड O। समझ गए? तो देखो ये क्या बना तुम्हारा? CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। बस इसको मैंने सीधे सीधे लिख दिया। तो ये क्या बना तुम्हारा? टू डाई, देखो 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सॉल। क्या बना ये? 1,2 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल या डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। इतना समझ गए? ठीक, अब प्लस, अब क्या बनेगा? सिर्फ ये तो एक पार्ट में टूटा, ये एक पार्ट में टूटा, ठीक है। अब क्या टूटेगा? एक ये वाला कार्बन बचा और ये वाला कार्बन, ये साथ में टूटेंगे तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O और ये H। समझ गए ना? देखो ऐसे टूट रहा है, ये पार्ट्स में टूट रहा है। ये एक में पूरा टूटा, ठीक है, इस पूरे को एक मान लो, ये पूरा एक में टूटा, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला पार्ट सेकंड में टूटा, बचा क्या तुम्हारा? ये बचा, और ये वाला पार्ट जो है ये थर्ड में टूटेगा। समझ गया? ठीक है, अब देखो हमने सेकंड तक तोड़ दिया। अभी देखो इसकी बात करो, ये वाला जो बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या बनेगा? ये C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये जोड़ा है एक कार्बन से जो बना रहा है डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। ये देखो कार्बन
डबल बॉन्ड O, और ये C इससे जुड़ा है डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O और ये H, कितने बने 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये क्या है तुम्हारा ग्लाइऑक्सल। चेंज क्या है बस, इसमें 1,2 डाइमिथाइल ग्लाइकोल बनता है, इसमें सिर्फ मिथाइल ग्लाइकोल बनता है, किसमें जब तुम क्या करते हो बॉन्ड की शिफ्टिंग अगर तुम्हारी राइट साइड रहती है तब, और ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला, समझ गए थे ना। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बनते हैं तुम्हारे कौन से, ऑर्थोजाइलिन के, जिसको हम बोलते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, समझ गए। अगर हम केकुलस स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखते हुए ओजोन से तोड़ते हैं तो ओजोन की 2 प्रोसेस, एक तो ओजोन खुद जब रिएक्ट कराते हो तब, दूसरी हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा ZnH2O, ये है सेकंड, और पहला हमने कराया था किसमें, O3 की प्रेजेंस में। इतना समझ गए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। तो उम्मीद है जो ओजोनोलाइसिस थी वो समझ में आई होगी। तुम पहले पहले एक एक काट के करना, ठीक है, एक पार्ट का पहले तोड़ना, तो और तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी। इसमें तो मैंने अपन ने क्या किया था, तीनों पार्ट में अलग अलग तोड़ा था ना, ठीक। तो बस उसमें तो बस थोड़ा सा लगा होगा, बाकी तो तुम्हें पूरा समझ में आया होगा, ठीक। लेकिन ये भी उम्मीद है कि तुम्हें पूरा ही वो जो ओजोनोलाइसिस है वो भी समझ में आया होगा, ग्लाइकोल क्या होता है, मिथाइल ग्लाइकोल क्या होता है, तो वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे तुम्हें कुछ और आने वाले क्वेश्चन में, और हम मिलेंगे वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां।